So let's start thermodynamics. इंट्रोडक्शन. थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी के अलग अलग फॉर्म, उसके बारे में स्टडी करना है. एंड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम. एनर्जी के अलग अलग क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स कौन कौन से है, कैसे है, इसके बारे में स्टडी करना है. इट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स. और यहाँ पे एक नोट डाउन कर लेना चीज को. थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चेंज के बारे में बात करते हैं. हम रिएक्शन के रेट के बारे में बात नहीं करते. ठीक है. तो यहाँ पे रेट के बारे में कुछ भी बात हम नहीं करेंगे. उसके लिए अलग सा चैप्टर है हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है. सो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के बारे में बात करेंगे. सो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल के आई या दी गई, सिर्फ इतनी ही बात करेंगे हम. या फिर एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गई, ये वाली. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करना है. फिजिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, होगी कि नहीं होगी. ठीक है, कितने परसेंटेज में होगी. एक्सटेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस कितना होगा, प्रोसेस कितने परसेंट कंप्लीट होगी. तो स्टडी सम इंपॉर्टेंट लॉज लाइक राउल्स लॉ, वेंट ऑफ लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फेज रूल. ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, उसको समझने के लिए भी थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट इज, अब थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर स्टार्ट होता है यहाँ से. फंडामेंटल टर्म्स, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री. जो भी चीज अंडर ऑब्जर्वेशन है वो हमारे लिए सिस्टम है. ठीक है. जो भी चीज हमारे लिए अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके एनर्जी का चेंज इन एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सिस्टम हो गई. सिस्टम को छोड़ के जो भी कुछ बाहर है उसको हमने सराउंडिंग कहा है. ठीक है. और जो कुछ हाइपोथेटिकल बाउंड्री है, हाइपोथेटिकल, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, हाइपोथेटिकल सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है, उसको हमने कहा है बाउंड्री. ठीक है. हाइपोथेटिकल लाइन जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को अलग करता है, जिसको हमने कहा है बाउंड्री. तो ये सिंपल सा पॉइंट है, बेसिक है. इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है इस टर्म पे. नेक्स्ट वन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड. यहाँ पे आप देख सकते हो, ओपन में मैटर भी बाहर जा सकता है, एनर्जी भी बाहर जा सकती है, अंदर भी आ सकती है. ठीक है. मतलब एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज सिस्टम, ओपन सिस्टम में. क्लोज सिस्टम में मैटर बाहर नहीं जा सकता, एनर्जी बाहर जा सकती है. ठीक है. आइसोलेटेड में ना मैटर बाहर जा सकता है ना एनर्जी बाहर जा सकती है, दोनों भी अंदर ही रहेंगे. यहाँ पे देखिए, ये चाय का कप है, तो यहाँ से हीट भी बाहर जाएगी. ठीक है. और ये फ्यूम्स भी बाहर जा रहे हैं, मतलब मैटर भी बाहर जा रहा है, एनर्जी भी बाहर जा रही है. तो ओपन सिस्टम, इसको हमने कवर कर लिया. अब मैटर बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ हीट बाहर जाएगी. ठीक है. क्लोज सिस्टम हो गया. आइसोलेटेड में थर्मस, थर्मस में रख दो चाय को, वो गर्म रहता है ना, क्योंकि एनर्जी उसकी बाहर नहीं जा सकती. सो ये आइसोलेटेड सिस्टम, बेसिक पॉइंट है. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेशन. अभी मैंने जो आपको बता दिया सेम वही है. ओके. नेक्स्ट वन इज, 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस रहते हैं. देखिए, अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं ना, अलग अलग फंक्शन स्टडी करने वाले. एक होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन. ओके. एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको. यहाँ से पाथ, ये ए पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट है. ठीक है. ए टू बी हमें जाना है. अब देखिए, अगर हम यहाँ से हेलीकॉप्टर से यहाँ चले गए, ओके, और ये हमारा पाथ ए हो गया, सपोज ये डॉटेड लाइन से दिया है ना, ये वाला, ये हेलीकॉप्टर से यहाँ चले गए. ओके. एंड सेकेंड, कार से यहाँ चले गए. ठीक है. ये 2 पाथ है. अब देखिए, अगर हम फ्यूल के बारे में बात करें या टाइम के बारे में बात करें, तो टाइम यहाँ पे पाथ डिपेंडेंट फंक्शन हो गया, या फ्यूल, फ्यूल नहीं कह सकते, टाइम ही पहले फिलहाल तो ले लेंगे, नहीं तो हाँ, टाइम ही ले लेंगे. तो यहाँ पे देखिए, रोड से जाना है तो बहुत टाइम लगेगा, राइट, क्योंकि पाथ अलग है. और यहाँ से ये सीधा पाथ है, तो यहाँ से कम टाइम लगेगा, राइट. सो ये टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड कर रहा है? पाथ डिसाइड कर रहा है. इसलिए इस केस में टाइम इज अ पाथ फंक्शन फॉर दिस एग्जाम्पल. ठीक है. तो ऐसे पैरामीटर्स जो पाथ पे डिपेंड रहते हैं उसको हम कहते हैं पाथ फंक्शंस. और ऐसे पैरामीटर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं रहते, वो जो स्टेट पे डिपेंड रहते हैं, उनको हम कहेंगे स्टेट पैरामीटर्स. एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल स्टेट का भी देता हूँ आपको. सपोज यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, T1 टेम्परेचर है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ T2 टेम्परेचर होगा. ठीक है. अब आपने एक वाटर बॉटल यहाँ से लेके गए यहाँ तक. ठीक है. अब यहाँ से लेके गए तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर होगा, उस वाटर का भी टेम्परेचर T1 होगा, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस होगा.
और यहाँ पे चले जाने के बाद सपोज ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, राइट। तो अब लॉजिक है, आप इस पाथ से जाइए नहीं तो इस पाथ से जाइए, ये टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये टेम्परेचर तो स्टेट पे डिपेंड है ना। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो आप कौन से भी पाथ से यहाँ पे लेके जाइए, ये 0 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पे जाते जाते हो जाएगा, राइट। तो टेम्परेचर इट्स अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो उस स्टेट पे डिपेंड है। वॉल्यूम स्टेट पे डिपेंड रहता है, प्रेशर स्टेट पे डिपेंड रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। वर्क डन क्या है? इट्स अ पाथ फंक्शन। देखो, वर्क डन मतलब आप यहां से गाड़ी चलाते 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 यहाँ पे चले जाना, या फिर एक रोपवे से यहाँ जाना। रोपवे से जाना बहुत इजी है, हेलीकॉप्टर से जाना इजी है, राइट। लेकिन गाड़ी चलते हुए यहाँ से जाना मतलब वर्क डन ज्यादा लगेगा। सो वर्क डन शुड बी अ पाथ फंक्शन, वर्क डन पाथ फंक्शन रहता है, ठीक है। सो ये यहाँ तक कोई अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टर्म्स बहुत ज़्यादा है। तो मैं 2-4 स्लाइड लूंगा और उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा पूछने के लिए। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप बीच में पूछ सकते हो मुझे। अगर डाउट नहीं आता है तो थोड़ी 2-4 स्लाइड होने के बाद मैं रुकूंगा। देखिए, थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, नया है, तो स्लाइड्स भी उसमें बहुत ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा। फास्ट इन द सेंस कि उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं हर एक स्लाइड को। डाउट नहीं है किसी को भी? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, याद रखिएगा। एक्सटेंसिव म्हणजे मीन्स एक्सटर्नल, इंटेंसिव मीन्स इंटरनल, ठीक है। इंटेंसिव मीन्स इंटरनल। अब ऐसे प्रॉपर्टीज जो इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड रहते हैं उनको कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और ऐसे प्रॉपर्टीज जो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो सपोज बॉइलिंग पॉइंट है, आप वाटर कितना भी ले लो, 1 लीटर लो, 1 ml लो, 100 लीटर लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो उतना ही रहेगा, कम या ज्यादा नहीं होगा, राइट। या फिर उसी वाटर का कलर, आप कितना भी वाटर लो, कलर चेंज नहीं होगा वाटर का, ठीक है। हार्डनेस चेंज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, जो इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड रहती है, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ऐसे प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड रहती है, बेसिकली एक्सटेंसिव इन द सेंस क्वांटिटी पे डिपेंड रहती है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, वॉल्यूम, आप वही वाटर बहुत ज्यादा लोगे तो ज्यादा वॉल्यूम आएगा, कम लोगे तो कम वॉल्यूम लगेगा उसको, ठीक है। तो वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटी पे डिपेंड है। मास, वेट, वाटर का वेट क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब एक्सटेंसिव। साइज ऑब्वियसली एक्सटेंसिव, वेट अभी हो गया। लेंथ, ठीक है, कोई मैटर है दूसरा, लेंथ से हमें गिनना है तो अलग अलग होगा, क्वांटिटी इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज, लेंथ डिक्रीज। सो जो भी प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे बेस्ड है उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड जो भी प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है उसको हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट, कलर, टेम्परेचर, लस्टर, हार्डनेस, दीज आर इंटरनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्वालिटी पे डिपेंड रहता है ये सारी चीज। नेक्स्ट वन, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। ये इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिव डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब इंडिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड और इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अभी जो मैंने दिखाया था वो। नेक्स्ट वन, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब यहां से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट वन, आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब आपने कोई एक ऐसी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर दी जहां पे टेम्परेचर चेंज जीरो है। वर्डिंग को अच्छे से समझिएगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर T1 अगर 10 है तो फाइनल टेम्परेचर T2 भी 10 ही होगा, ठीक है। ये जीरो नहीं होगा, T1 T2 जीरो नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, ओके। मतलब चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। अगर कोई रिएक्शन ऐसे परफॉर्म हो रही है जहां पे टेम्परेचर चेंज जीरो है तो उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। नेक्स्ट वन, उसी बेसिस पे
यहाँ पे देखो, अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। नाउ यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स कांस्टेंट है उसको पहले पकड़ लो। आर कांस्टेंट है, निकाल दो। आइसोथर्मल प्रोसेस है, थर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, निग्लेक्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर हमने एन, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कांस्टेंट रख दिए, ओके, ये भी कांस्टेंट रख दिया, तो क्या निकल के आएगा, P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या P इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट K अपॉन V। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे ही देखो, यहाँ पे ये सपोज ये इनिशियल है, यहाँ पे प्रेशर कम कर दिया, ऊपर चला गया, वॉल्यूम बढ़ गया ना। ठीक है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम में यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी रहती है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ओके, यहाँ पे देखो, ग्राफ देखो। अच्छा, पहले तो मैं एनिमेशन, पहले इसको रन कर दूं एनिमेशन को। ग्राफ की तरफ आप ध्यान दो। प्रेशर एंड वॉल्यूम में कोरिलेशन, जैसे ही वेट बढ़ाएगा, बढ़ाओगे आप, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ग्राफ को अच्छे से देख लो, और इस पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मुझे जितना याद है, दिशा, मैंने इसी एनिमेशन के साथ आपको पढ़ाया था, एक बार मुझे क्लियर कर देना, कंफर्म कर देना, यही इससे पढ़ाया था ना। हाँ सर। ओके, प्रणव तुम्हारे लिए शायद ये नया होगा, तो इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करो कि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कैसे आएगा। ठीक है, एनिमेशन बहुत इफेक्टिव एनिमेशन है, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा एंड वाइस वर्सा। ओके, सो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। मतलब एनर्जी ना बाहर जाएगी ना बाहर की अंदर आएगी, एनर्जी फिक्स रहेगी, यहाँ पे एनर्जी फिक्स है। ठीक है, सो ड्यूरिंग एन एनी स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एनर्जी ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, मतलब सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। और एक चीज, हम एग्जैक्ट एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज कोई एक सिस्टम है, सपोज मैंने एक टेबल पे ये डस्टर रख दिया है, तो उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उसकी चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी मैटर की एनर्जी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, हम उसकी चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। सो एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्यू का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, सिर्फ एनर्जी नहीं। तो बहुत सारी जगह पे आपको ये डेल्टा यूज नहीं करते हो, क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते थे। ओके, हम चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए क्यू का मतलब चेंज इन एनर्जी ही पकड़ना है आपको। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी जीरो होती है, क्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन एनर्जी जीरो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे समझो, ये एडियाबैटिक प्रोसेस, सपोज ये वाली जो सिस्टम है ना, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम है, मतलब एनर्जी ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। अब जैसे मैं प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करूँ, ये पिस्टन नीचे चला जाएगा। अब प्रेशर अगर अप्लाई करूंगा, मतलब मैं यहाँ पे एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ, इस गैस को एनर्जी मिल रही है, लेकिन अब ये एनर्जी कहाँ दे भी नहीं सकता ना। ओके, तो ये क्या करेगा, पहली बात तो प्रेशर बढ़ रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये पिस्टन तो नीचे जाएगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो जो एक्सेस एनर्जी इस गैस को मिली है, एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, वो कहाँ पे यूटिलाइज करेगा, वो यूटिलाइज करेगा टेम्परेचर में, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, द पिस्टन compress so that there is no heat exchange, temperature and internal energy is raised, मतलब Q इंक्रीज हो गई। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, एंड विच रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब चेंज इन हीट जीरो। यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं, मतलब क्यू बढ़ता है, लेकिन क्यू क्या करता है, क्यू कांस्टेंट रखने के लिए क्यू या फिर एक्सेस एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हीट गेट्स कन्वर्टेड टू टेम्परेचर। पॉइंट समझ में आ गया, या किसी को कोई डाउट है इन दोनों में तो पूछ लो, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक में।
कोई डाउट है तो पूछ लो। आइसोथर्मल एडियाबैटिक, नहीं है डाउट? प्रणव, दिशा, नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइसोबारिक, अब यहाँ पे आइसोबारिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज इन प्रेशर। आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर, पी। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वही लिखा है। थ्रू आउट द रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। अब प्रेशर कांस्टेंट मतलब चेंज इन प्रेशर कितना होगा? डेल्टा पी, ऑब्वियसली जीरो, कोई सवाल ही नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, वही इक्वेशन यूज किया, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे एन निगलेक्ट करो, आर निगलेक्ट करो, प्रेशर कांस्टेंट है इसको निगलेक्ट करो, तो यहाँ पे क्या होगा? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगा। आप टेम्परेचर इंक्रीज करो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करो वॉल्यूम डिक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, कोरिलेशन देखो, वॉल्यूम टेम्परेचर, राइट, आइसोबारिक प्रोसेस। ये सारी चीजें मैं सिर्फ एक इक्वेशन से निकाल रहा हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकाल रहा हूँ। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में ग्राफ ऐसे होगा। चलो आगे बढ़ता हूं। आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या कांस्टेंट होगा? कोई बताएगा? कांस्टेंट क्या होगा? वॉल्यूम। यस, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। वॉल्यूम कांस्टेंट निगलेक्ट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कांस्टेंट निगलेक्ट कर दिया, आर कांस्टेंट निगलेक्ट कर दिया। सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज करो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको ग्राफ इजीली निकाल सकते हो। चलो देखते हैं अभी। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे हमने पिस्टन यूज नहीं किया, पिस्टन यूज करते तो ये इंक्रीज हो जाता। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो प्रेशर का यहाँ पे नॉब आपको यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा होगा, ऐसे नॉब है। ठीक है, बाद में हो गया ऐसे, तो बढ़ गया knob। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। कोरिलेशन निकालोगे तो कोरिलेशन भी सिंपल है, प्रेशर वॉल्यूम कोरिलेशन। ठीक है, अब कितना भी प्रेशर कर लो ये जीरो तक, वॉल्यूम जीरो नहीं होता। हाँ, तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, जीरो से वो नहीं जाता, वॉल्यूम कभी जीरो नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट वन, साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग बहुत सिंपल है। आपने एक जगह से शुरुआत की और घूम के वही वही पोजीशन पे आ गए, उसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, सिर्फ इसी जगह से नहीं हो सकती साइक्लिक, ऐसे भी हो सकती है। ये एक दो तीन चार, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी होगी ना, तो क्वेश्चन आता है ये वाला, शाम लेफ्ट हैंड साइड में या नॉर्थ में 3 किलोमीटर चलता है, देन साउथ में 3 किलोमीटर चलता है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बाद में घूम के वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। सो बेसिकली इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। सेम केमिकल रिएक्शन में भी एनर्जी के हिसाब से साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रेशर वॉल्यूम का यहाँ पे हमने एक सपोज एक एग्जांपल लिया है, प्रेशर वॉल्यूम हमने चेंज कर दिया, ए से हमने बी, मतलब पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक चले गए प्रेशर एंड वॉल्यूम को चेंज करके बाय फॉलोइंग पाथ ए। बाद में हमने प्रेशर वॉल्यूम फिर से चेंज किया एट 2 से फिर से ए पोजीशन में आ गए। तो ये जो हो गया ना, ये दोनों प्रोसेस को मिला के इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। जहां से शुरुआत किया था घूम फिर के वहीं पे आ गए। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में हर बार होता क्या है? चेंज इन एनर्जी हर बार जीरो रहती है। हाइपोथेटिकली हम ऐसे मानते हैं चेंज इन एनर्जी जीरो एंड एंथैल्पी इज जीरो। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स की जो एनर्जी है ना वो जीरो हो जाए, जीरो मतलब चेंज इन एनर्जी जीरो रहती है, सिर्फ एनर्जी नहीं, चेंज इन एनर्जी जीरो रहती है। ठीक है, ऐसे हम मानते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ये क्वाइट हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, नीट से ज़्यादा जेडब्ल्यू में सब थोड़ा सी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर। रिवर्सिबल मतलब ए टू बी हो गई रिएक्शन, लेकिन थोड़ी देर बाद बी टू ए भी हो सकती है, रिवर्स भी आ सकती है।
तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार A to B हो गया तो ये रिवर्स नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे कार है सपोज, ऐसे कार, ये अपनी अपनी कार है। तो फ्लैट सरफेस पे कोई आदमी ने खेलते खेलते, आदमी हो, आदमी को, बच्चा को, कोई भी को, इसने यहाँ से यहाँ ढकेल दिया तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, बाद में यहाँ से चला आएगा, इधर से चला आएगा, यहाँ से खींचेगा तो इधर भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं आता, ये कौन सी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इट्स रिवर्सिबल प्रोसेस, आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते हो, वापस भी ले सकते हो, रिवर्सिबल। लेकिन अगर ये सपोज ऐसे है, ये ऐसा है, ठीक है, और ये मेरी कार है सपोज, नहीं ऐसी बद्दी मेरी कार नहीं, आपकी कार है सपोज, यहाँ से धक्का दे दिया ओके, सो A to B, ठीक है, एक ही बार आएगा ना, उसके बाद आप कितना उसको धक्का दे दो यहाँ पे आने के बाद, तो ये ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? इरिवर्सिबल प्रोसेस, सिंपल है। चलो, सो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल, द प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड विदाउट लिविंग एन एनी ट्रेस ऑन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में ज्यादा कोई ये नहीं रहता है उसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक्निकली रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं या रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं? जहां पे ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स दे आर डिफर बाय स्मॉल क्वांटिटी, मतलब ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स लगभग इक्वल है। आपने ये डोरी खींचने का गेम तो खेला होगा ना, यहाँ पे कुछ ये ऐसे ये लगा देते हैं ना, ठीक है, गांठ लगा देते हैं यहाँ पे, कुछ आदमी यहाँ से खींच रहा है, कुछ आदमी यहाँ से खींच रहा है, तो ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स ये न्यूट्रल लाइन है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे चला जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे चला जाएगा। ऐसे क्यों होता है? ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर नियरली इक्वल, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स डिफर बाय, मतलब उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहता है, डिफर बाय स्मॉल क्वांटिटी। टेक्निकली लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट। ओके, इरिवर्सिबल में सवाल ही नहीं आता, द प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है इरिवर्सिबल में। नेक्स्ट वन, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। अब इस पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना। ओके, इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय E और U, इंटरनल एनर्जी। डेफिनेशन देखो, और मैं क्लियरली बता दूं तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा ना वो थोड़ा सा बेसिक था, समझने के लिए क्या क्या होता है, कैसे होता है, टाइप्स वगैरह। इंटरनल एनर्जी U, every system having some quantity of matter is associated with the definite amount of energy. This energy is known as internal energy. सारे सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम ले लो, कोई भी मैटर ले लो, कोई भी उसकी कितनी भी क्वांटिटी हो, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें रहती ही है, ठीक है। उस एनर्जी को कहा गया है इंटरनल एनर्जी। एग्जाम्पल, सपोज ऊपर एक डैम है, ये डैम थोड़ा सा गंदा हो गया, डैम ये ऐसे, हाँ, यहाँ पे ना एक डैम है, ठीक है, ये वाला ऐसे डैम है, यहाँ पे पानी है बहुत, ठीक है, ये यहाँ से नदी आती है, तो ये क्लोज्ड है, पानी ऊपर है ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, सबको मालूम है, इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये डिस्टेंस की वजह से है, लेकिन चलो ठीक है, इंटरनल एनर्जी, सारे मैटर को कुछ ना कुछ एनर्जी रहती ही है, इंटरनल एनर्जी। अब जैसे ये डैम थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, सपोज यहाँ पे हमने एक डैम बना लिया और एक डैम बना लिया सपोज, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U1 कहेंगे, इसको U2 कहेंगे। ये ऊपर है तो इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, ऐसे नहीं होता, इंटरनल एनर्जी हर एक केस में होती है, ठीक है। सो एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सारे मैटर में कुछ ना कुछ एनर्जी रहती ही, वो फिर मुर्दा लाश भी क्यों ना हो, उसके अंडर भी एज पर दिस डेफिनेशन इट हैज सम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। चलो, थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब ये एनर्जी कौन सी रहती है, कौन से फॉर्म में रहती है? तो दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, बाइंडिंग,
बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब एटम्स जो वाइब्रेशन करते हैं, देखो सॉलिड स्टेट में भी एटम है ना, तो वो कंटिन्यूसली वाइब्रेशन में रहता ही है। ओके, वो बॉन्ड बनाता ही है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ना कुछ रहती ही है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता ही है, ट्रांजिशन स्टेट रहता ही है। ओके, अब कोई भी एटम हो, कौन सी भी स्टेट में हो, राइट, वो ये सारी एनर्जी वहां पे वाइब्रेशंस वगैरह होती है, तो ये सारी इंटरनल एनर्जी वहां पे रहती है। ये सारी एनर्जी की समेशन मतलब इंटरनल एनर्जी रहती है थ्योरेटिकली। ठीक है, तो ये एनर्जी कभी जीरो होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये तो अ, मुझे जितना याद है दिशा ने तो इसको देखा होगा, ये डायग्राम को। प्रणव पहली बार देख रहा है, तो सिर्फ प्रणव, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल में इस टाइप के वाइब्रेशंस करते हैं। ठीक है, वाटर जब भी आप हाथ में लेते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन ये सारे वाइब्रेशंस वहां पर रहते हैं, उसके कुछ ना कुछ नाम है। उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे आपको ये इमेजिनरी दिखाना था कि वाइब्रेशंस हो सकते हैं, तो कितने टाइप के वाइब्रेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, टोटल मोर देन 16 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, 16 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस सिर्फ वाटर में। हाँ, जिसमें सिर्फ 3 एटम है। एटम बढ़ा दो तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो, सबसे अच्छा वाइब्रेशन यहाँ पे मुझे तो ये वाला दिखा, जेड वाला, बहुत फनी वाइब्रेशन दिखा। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली ये है क्या, इंटरनल एनर्जी होती क्या है, या इसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट वन, इट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का मतलब डिपेंड्स ऑन क्या, क्वांटिटी, QUENTITY। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट सिंपल है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, मतलब आप जितना ज्यादा मास लोगे इंटरनल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, यू की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट्स अ स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट डिपेंडेंट, मतलब क्या है, आप कहाँ पे, वो वाटर कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है ना। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था अभी, ये ऐसी कुछ डायग्राम निकाली थी, यहाँ पे डैम है, ठीक है, यहाँ पे डैम है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी एक लाइन पे हमने डैम बनाया था, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम होगी, क्योंकि स्टेट अलग अलग है। तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन रहता है। ठीक है, वो स्टेट पे डिपेंड रहता है, पाथ पे डिपेंड नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन, इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वही स्टेट फंक्शन होगा तो पाथ तो थोड़ी ना होगा, एक ही होता है स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, तो ये स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस, जो हमने अभी देखा था, डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में ये इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा। अब सिंपल समझो ना, ये पानी यहाँ से यहाँ आ गया, और आपने वापस घूम के अंदर डाल दिया यहाँ पे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एनर्जी था, नीचे आ गया, एनर्जी कम हो गई, वापस से आपने डाल दिया तो इंक्रीज हो गई, तो चेंज कितना हो गया, 0। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज 0। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड है। इट्स केमिकल नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इंटरनल एनर्जी इन सारी चीजों पे डिपेंड रहती है, क्वांटिटी कितनी है, केमिकल नेचर क्या है इसका, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सपोज एग्जांपल ले लो, 1 kg वाटर ले ली, ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, और 1 kg हमने RDX ले लिया, RDX, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, बिल्कुल नहीं। इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी सबको मालूम है बहुत ज्यादा होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक बार एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया तो बहुत मुश्किल है, फिर तो एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, वाटर एक्सप्लोजन नहीं होता ना, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम है, इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। सो केमिकली इंटरनल एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड रहती है, केमिकल नेचर उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्क, ठीक है, इन सीजीएस, और जूल्स इन एसआई, एसआई में जूल्स।
अब अर्थ का जूल्स में कन्वर्जन आगे आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं, आगे आएगा। ओके, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज नाइदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। हम कभी भी इंटरनल एनर्जी यू की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, और ये जरूरी भी नहीं है कैलकुलेट करना, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब ऐसे हो गया कि अगर मुझे कैलकुलेशन करना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता कि आपके पास कितने पैसे हैं। लेकिन आप अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट गए हो, बी पॉइंट से सी पॉइंट गए हो, तो मैं इतना तो कैलकुलेट कर सकता हूँ कि आपका खर्च कितना हो गया। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। उसी हिसाब से मैटर के पास कितनी एनर्जी वो तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हाँ स्टेट चेंज हुआ है तो चेंज इन एनर्जी कितनी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, सो फिर से यहाँ पे एक मुझे बताओ कि कोई पॉइंट है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया तो बता दो, उसको मैं रिपीट करूंगा। कौन सा नहीं समझ में आ गया प्रणव? ये स्टेट वाला, लास्ट वाला, ओके। चलो, अब मैं तो वही डैम के वाटर का एग्जांपल लेता हूँ। ये ऊपर डैम है अपना, ये डैम है, यहाँ पे डैम है, तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, पानी ऐसे 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 जा रहा है, और यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। सपोज यहाँ पे इंटरनल एनर्जी यू है, U1, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U2। मतलब समझो, हम इंटरनल एनर्जी एट स्टेट ए, ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, हम U1 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ना बी पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में आया है तो कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, डेल्टा यू कुछ ना कुछ होगा, विच इज नथिंग बट U2 माइनस U1। तो प्रैक्टिकली हम डेल्टा यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट यू की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आ गया कि दूसरे लैंग्वेज में बता दूं, मतलब दूसरे एक एग्जांपल के साथ बता दूं। दूसरे एग्जांपल के साथ बताता हूं, देखो, सपोज पुणे से मुंबई जाना है, ठीक है, हमें मालूम है, सपोज बस का टिकट P से M, पुणे से मुंबई, बस का टिकट सपोज 300 रुपए है, ठीक है, पर्सन ए, उसके पास कितने पैसे हैं हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहा है, ठीक है, तो हम इतना तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि उसने कितने पैसे खर्च किए, 300 रुपए, गॉट इट। उसी हिसाब से इसके पास एनर्जी कितनी है वो तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन कितनी एनर्जी उसने खर्च की या उसको मिली ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया प्रणव? बताओ। ओके, दिशा को शायद सभी समझ में आ रहा है, सारे पॉइंट्स, कुछ डाउट नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर। सो इट्स ऑल अबाउट यू, मतलब इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज हीट, रिप्रेजेंटेड बाय Q, ठीक है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली सबको मालूम है। इट फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर because of the difference in the temperature between them, okay। heat flows from higher temperature to lower temperature। सिंपल एग्जांपल, एक रॉड ले लो, ठीक है, ये रॉड ले लो, प्रणव के हाथ में दे दो, ये प्रणव का हाथ है सपोज ऐसे, प्रणव का हाथ निकालना बहुत मुश्किल है, ऐसे ऐसे कुछ तो है ठीक है, समझ लो ये प्रणव का हाथ है, यहां से हम उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा ये टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर फ्लो होगा। सो बेसिकली टेम्परेचर फ्लो होता है, मतलब होता क्या है, हम यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं, मतलब क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दे रहे हैं, इस रॉड को क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, और ये एनर्जी लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूव कर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, सिंपल सा पॉइंट। इसी को ये हीट है जो मूव कर रहा है ना। बेसिकली हमें ऐसे लगता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कहां से कहां, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, which is nothing but Q. Okay, so heat represented by Q, और ये उसकी छोटी सी डायग्राम। सो 1 मिनट बाकी है, मैं सेशन को डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ, वापस से ज्वाइन कीजिएगा। हीट Q है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये बेसिकली Q मतलब हीट एनर्जी होती है, ठीक है, और जिसको हम टेम्परेचर से गिनते हैं। फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो यहाँ से यहाँ घूमेंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिफरेंस है, उसका ये मेन रीजन है, ठीक है। तो ये हर बार कहाँ से कहाँ घूमता है, तो लोअर टेम्परेचर टू हायर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सिंपल है। नेक्स्ट वन, साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क। वर्क की डेफिनेशन तो आपको फिजिक्स में बहुत अच्छी खासी हो चुकी है। ओके, और कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं नहीं। याद करना बहुत सिंपल है, याद मतलब क्या, सवाल ही नहीं आता। देखो ये हमारी सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, यहाँ पे अगर हमने उसको हीट दे दी, ठीक है, सिस्टम के हिसाब से ढूंढ, सिर्फ सिस्टम के हिसाब से सोचो, हमें हर बार केमिस्ट्री में हर बार सिस्टम के हिसाब से सोचना है। सिस्टम अगर ये हम इसको हीट कर रहे हैं तो सिस्टम को एनर्जी मिली, इसको सिस्टम को, ये सिस्टम है हमारी, इसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिली मतलब क्यू पॉजिटिव, सिंपल सा पॉइंट, ठीक है। हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम। अब सेकेंड कंडीशन में ये हमारी सिस्टम है, अगर यहां से एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी बाहर जा रही है, तो सिस्टम के हिसाब से सोचो ना, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई मतलब वैल्यू निगेटिव। ओके, कोई ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं, याद रखने जैसे भी नहीं है, लॉजिकल चीज है। नेक्स्ट वन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम कहा है उन्होंने, ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम। चलो ये एक कंप्रेसर है, यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे गैस है, और ये गैस हमारी सिस्टम है। वर्क डन ऑन द सिस्टम का है, ऑन द सिस्टम मतलब हमारी सिस्टम पे। तो वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम करना है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दो, पिस्टन नीचे मूव होगा, तो सिस्टम जो है वो कॉम्प्रेस होगी, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर आप सिस्टम पे काम करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर लगाने के लिए कुछ ना, प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो ना, मतलब एनर्जी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो ना, तो ये आप अप्लाई कर रहे हो तो जा कर रही है एनर्जी, सिस्टम को मिल रही है। सिस्टम कॉम्प्रेस हो रहा है, क्यों कॉम्प्रेस हो रहा है, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है, इसलिए वो कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है, बाहर से एनर्जी। लेकिन आप ऐसे कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी वो होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। स्प्रिंग मालूम है सबको, स्प्रिंग, राइट। आप उसको कॉम्प्रेस करोगे तो वो क्या करता है, एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। आप जैसे ही यहाँ से हाथ हटाओगे तो ये बहुत जोर से एक्सपांड होगा, राइट। इस केस में वो क्या कर रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम, हमने यहाँ पे कॉम्प्रेस कर दिया, वर्क डन ऑन सिस्टम, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई ना, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, अब ये कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग है वो ओपन हो गई, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया है, ठीक है, एक्सपांड किया, तो अब क्या हो गया, डब्ल्यू नेगेटिव हो गया। एनर्जी के हिसाब से सोचो, और सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार सोचना है पूरे चैप्टर में। ओके, सो नेक्स्ट वन, वर्क रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। ये जो है ना स्लाइड, ये फिजिक्स के कंसर्न से मैं पहली बार तो लेके आया हूँ। वर्क को कैलकुलेट करने के 4 फॉर्मूलेज हैं एज पर माई नॉलेज, इंक्लूडिंग फिजिक्स का जो कुछ है वो। ओके,
आपको सिलेबस में या अभी तक आपको जो मिलेगा। वर्क डन, मैकेनिकल वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो मैं पिस्टन की बात करता हूँ ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन कितना ऊपर नीचे हो गया वो। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज फ्लो, V इंटू क्यू। ठीक है, इसका हमें कोई कोरिलेशन अभी तो यूज नहीं करना है इसको। नेक्स्ट वन, एक्सपांशन वर्क, एक्सपांशन अगर हुआ है तो वो वर्क कितना हुआ है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, P डेल्टा V, ये भी हमें यूज करना है। सो ए फॉर्मूला एंड सी फॉर्मूला हमें यूज करना है, इसलिए वो कलर उसका अलग अलग है। एंड नेक्स्ट वन, ग्रेविटेशनल वर्क, ये हमें यूज नहीं करना है, विच इज नथिंग बट mgh आप यूज ये कैलकुलेट करते हो, लेकिन केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है, हमें ए एंड सी फॉर्मूला यूज करना है वर्क के लिए। ठीक है, सो एक क्विक रिवीजन थी आपके लिए वर्क का फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट वन, वर्क डन, कैलकुलेट करना है अभी, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क है ये। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हाँ एनिमेशन को पहले तो देख लो, पिस्टन ऊपर नीचे मूव हो रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, ऊपर नीचे कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, मूव मूव हो रहा है मतलब वर्क कर रहा है, कुछ ना कुछ तो वर्क तो वो कर ही रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे। ओके, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क है, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज ए स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी एरिया है वो हमने यहाँ पे ए कंसिडर किया। पिस्टन पे जो प्रेशर है वो पी कंसिडर किया। ठीक है, अब ये कंसिडर करो, नहीं तो ये सिस्टम कंसिडर करो, कोई भी चलेगा। मुझे सिर्फ आपको ये दिखाना था कि पिस्टन कैसे वर्क करता है, एक हाइपोथेटिकल मुझे इमेजिनेशन आपको दिखाना था। तो कंसिडर करेंगे इसी चीज को, यहाँ पे एरिया ए है, प्रेशर पी है। ओके, वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक ये कॉम्प्रेस हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, वर्क डन इज नथिंग बट प्रेशर इनटू चेंज इन एरिया, या प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब चेंज इन एरिया। सो यहाँ पे देखो, प्रेशर P डेल्टा V, W का वैल्यू क्या आ गई, P डेल्टा V। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, वही एक फॉर्मूला हमने यूज किया है वर्क डन के लिए। नेक्स्ट वन, अब वही वर्क डन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट धीरे धीरे करते जाएंगे। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हेडिंग में ही डाल दी है, कंफ्यूज करने की बात बिल्कुल नहीं है। उलट ये क्या है ना, ये बहुत इंफॉर्मेशन हमें दे रही है। आइसोथर्मल मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो। ठीक है, एक्सपांशन हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रही है, रिवर्सिबल है। ओके, सो ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स डिफर्स बाय स्मॉल क्वांटिटी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जितना बड़ा टाइटल उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें वो दे रहा है। ओके, सो सबसे पहले हमें मालूम है वर्क डन इज नथिंग बट माइनस P डेल्टा V। ठीक है, रिवर्सिबल हो रहा है मतलब बहुत सारे छोटे छोटे वर्क डन हो रहे हैं। मैं पूरी स्लाइड पहले तो लोड कर लूं। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम नहीं है, ओके दिखाता हूँ आपको। रिवर्सिबल में क्या होता है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है। देखो ये सपोज इनिशियल यहाँ पे है, एक्सपांशन का है ना, तो पिस्टन ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ये इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। सपोज फाइनल पिस्टन की ये जगह है, ये फाइनल है पिस्टन की जगह, ये इनिशियल पिस्टन, ये यहाँ से यहाँ जाएगा ऊपर, लेकिन ये एक ही स्ट्रोक में नहीं जाता है, ये पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर से वापस नीचे आ सकता है, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, ऐसे हो सकता है। रिवर्सिबल है ना, तो ये बहुत बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। ओके, रिवर्सिबल है तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो छोटे छोटे पार्ट्स में प्रोसेस कंप्लीट होगी तो छोटे छोटे वर्क डन होंगे, विच इज नथिंग बट DW। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको, हाँ स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे वर्क डन हो रहे हैं तो छोटे छोटे DW वर्क डन, DW इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अब शायद आपको ये किसी ने पूछा नहीं, माइनस वैल्यू क्यों आ गई। ये माइनस वैल्यू इसलिए आती है, देखो फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया, लेकिन यहाँ पे जो हम प्रेशर यूज कर रहे हैं ना, वो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू निगेटिव में डाली है। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव क्यों आ गई वैल्यू।
सो माइनस पी डेल्टा वी, वैल्यू डाल दी यहाँ पे। नेक्स्ट, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्क डन है, हमें फाइनल वर्क डन निकालना है। फाइनल यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, कितना वैल्यू है वो उतना बता दो। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर इन द सेंस एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2, तो यहाँ पे V1 टू V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, P के लिए अगर हम इक्वेशन लिखे तो nRT अपॉन V, ये इक्वेशन आएगा। सो P के लिए ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा संभाल लो इसको। P की जगह पे PV इज इक्वल टू nRT की वैल्यू हमने डाल दी। नेक्स्ट पॉइंट, R कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दोनों n नंबर ऑफ मोल्स वो भी कांस्टेंट ले लेंगे, तो ये सारी चीजें बाहर निकल के आएगी, nRT, ठीक है। तो इक्वेशन में बचेगा क्या, इक्वेशन में सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, dV अपॉन V, ठीक है। सो विच इज नथिंग बट थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पे। वर्क डन, क्योंकि अब ये फाइनल वर्क डन है, तो W इज इक्वल टू माइनस nRT माइनस ln V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, या फिर उसको अगर हम लॉग में लेके आए तो ऐसे आता है, ये है ना, यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं V2 माइनस V1 लिखते हैं, या फिर ln को निकालने के लिए लॉग, ठीक है। ये तो सारी मैथमेटिकल स्टेप्स है, अगर सारी स्टेप्स समझ में नहीं आती तो ये फॉर्मूले को याद करो, दो फार्मूले याद होने चाहिए। W मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 माइनस V1। ओके, सो आई थिंक ये यहाँ पे स्लाइड भी खत्म होती है नहीं, ओके, हाँ, कोरिलेशन है, PV इज इक्वल टू nRT, nRT, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं पूछते, डेरिवेशन अगर पूछेंगे तो बोर्ड में पूछ सकते हैं प्रणव, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, या चांसेस बहुत कम है। हाँ, डेरिवेशन ये जो फॉर्मूला है ना उस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ओके, सो V2 माइनस V1, अब ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है ना, सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सपोज ये मैंने V2 के लिए फॉर्मूला लिखा, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय P2 हो गया ना। सो अगर मुझे V2 को P2 से रिप्लेस करना है तो यहाँ ऊपर नहीं लिखूंगा मैं, ये नीचे लिखूंगा, एंड वॉल्यूम ये V1 लिखना है, उसके लिए P1 लिखना है तो ऊपर लिखना पड़ेगा, राइट। ये रिवर्स समझ में आया क्यों किया, जहाँ पे V2 है उसके नीचे P1 आता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहाँ पे V2 है वहाँ पे P1 लिखना पड़ेगा, P2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो रीजन बहुत सिंपल है, वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए यहाँ पे V2 ऊपर था तो प्रेशर ऊपर आ गया, P1 ऊपर आ गया, P2 नहीं ऊपर आया, P1 ऊपर आ गया, ठीक है। तो एक को याद रखिएगा, कोई भी एक फॉर्मूला इन दोनों में से। अब इस पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्क डन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट पे डिपेंड नहीं है, पाथ पे डिपेंड है, ठीक है। पाथ कौन सा फॉलो करते हो उससे डिपेंड करता है कि कितना वर्क आपने किया, राइट, सिंपल। नेक्स्ट, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वर्क सिग्निफाइज दैट वर्क डन हैज बीन डन ऑन द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, सराउंडिंग ने सिस्टम पे काम किया है तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव, जैसे अभी हमने देखा वही, एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। मैंने आपको स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था, ये स्प्रिंग है, इसको प्रेशर हमने अप्लाई कर दिया, ये कॉम्प्रेस हो गई स्प्रिंग, ठीक है।
तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली वर्क डन ऑन द सिस्टम किया है ना, ऑन द सिस्टम। तो जो वर्क डन किया है वो वर्क एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी इस स्प्रिंग ने अपने यहाँ पे स्टोर करके रखी है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी यू। ठीक है, तो जब भी वर्क डन होता है सिस्टम पे तो वो स्टोर करके रखता है यू के फॉर्म में, मतलब इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, आर की वैल्यूज। इतनी सारी आर की वैल्यूज है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज मैं आपको मार्क करके देता हूँ। आर इज इक्वल टू 8.314। बहुत बार आर की वैल्यू गिवन रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो आपको वैल्यू याद होनी ही चाहिए। तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए, सेकेंड वैल्यू याद होनी चाहिए, थर्ड वैल्यू इतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्टली आप टू भी कैलकुलेट, 2 कैलोरीज इतना भी याद रखोगे तो भी चलेगा, 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ओके, सो 1.98 नहीं याद रखोगे, सिर्फ 2 लिखोगे तो भी चलेगा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। सो एटलीस्ट 1, 2 एंड 3, 3 वैल्यूज आर के आपको याद होने ही चाहिए, जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है, या फिर 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या फिर 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ये आर की वैल्यूज है, न्यूमेरिकल के लिए हमें चाहिए, जरूरत है। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे पूरे कैलकुलेशंस के लिए जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे ना, वहाँ पे कन्वर्टिंग फैक्टर्स जो भी चाहिए वो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ताकि एक ही स्लाइड में आपको पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीजें। चलो, कैलोरीज टू जूल कन्वर्जन करने के लिए 4.184 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कैलोरीज टू अर्ग 4.184 इंटू 10⁻⁷। अब जूल टू अर्ग 10⁻⁷, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, जूल टू कैलोरीज, 1 जूल इज इक्वल टू 0.2390 कैलोरीज। ओके, 1 जूल इज नथिंग बट 1 न्यूटन मीटर। 1 लीटर पर एटमॉस्फेयर से जूल में 101.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट कैलोरीज में 24.206। ये सारे कन्वर्टिंग फैक्टर्स हैं, नोट डाउन करके कहीं पे तो इसको चिपका देना ताकि आपको ये याद रहे, कन्वर्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, एग्जाम में जरूरी है, न्यूमेरिकल्स के लिए कन्वर्टिंग फैक्टर्स चाहिए ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज थर्मोडायनेमिक लॉ। सबसे पहले जीरोथ लॉ। द जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics state that if two thermodynamic systems are each in thermodynamic equilibrium, A B इक्विलिब्रियम में है, ओके, B C इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्वियसली A एंड C शुड बी इन इक्विलिब्रियम। सो विद द थर्ड वन देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब मैथमेटिक्स में कहते हैं ना A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो A इज इक्वल टू सी होगा। उसी हिसाब से जीरोथ लॉ कहता है ए एंड बी इक्विलिब्रियम में है, बी एंड सी इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड सी भी इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, इसीलिए एकदम बेसिक रूल था। हालांकि ये बाद में उसको क्या कहेंगे, वैलिडेशन उसका बाद में हुआ, इसलिए इसको जीरोथ लॉ कहा है, जीरोथ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी बहुत फेमस है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन although it can convert from one form into another form। तो एनर्जी हम बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में, सॉरी, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में हम एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इतना सिंपल सा फॉर्म है थर्मोडायनेमिक्स का या फर्स्ट लॉ का। ओके, इसको डायरेक्टली आप गीता से भी जोड़ सकते हो। आत्मा अमर है, आत्मा कभी भी बनाई नहीं जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में डाल सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप उसको आराम से कोरिलेट करो और याद रखो। अब इससे अच्छा कोरिलेशन में आपको क्या दूं? ओके, एक्सप्लेनेशन है सिर्फ, आगे इनिशियल इंटरनल एनर्जी E1, फाइनल इंटरनल एनर्जी E2। सो हमने इनिशियल एनर्जी E1, फाइनल E2, हमने कुछ क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दी है सपोज, ठीक है, एब्सॉर्ब की है, एंड कुछ वर्क डन किया है ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन किया। आप समझो हाँ इस चीज को, पहले तो हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है, मैं आगे का एक्सप्लेन कर रहा हूं ये समझ के कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया, जो कि वेल नोन है।
तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये सारी चीजें, ये एक्सप्लेनेशन ये कहाँ से आया ना, इतना ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो ये हमारे पास सिस्टम है, पिस्टन है, हमने यहाँ पे हीटिंग कर दिया, तो ऑब्वियसली हीटिंग कर दिया मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं ना, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी सिस्टम को मिल रही है, राइट। सिस्टम को मिल रही है मतलब सिस्टम के हिसाब से ढूंढो ना, सोचो ना, सिस्टम के लिए क्यू क्या है, प्लस क्यू हो गया ना, एनर्जी आ गई अंदर, ठीक है, एनर्जी आ गई मतलब प्लस क्यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमने प्रेशर भी इंक्रीज कर दिया, पिस्टन नीचे की तरफ ये कर रहा है, मूव कर रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम का है, ऑन द सिस्टम मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, पिस्टन नीचे मूव कर रहा है, तो वो भी एनर्जी सिस्टम स्टोर करके रखेगा, राइट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्प्रिंग का, ओके ना, उसी लॉजिक के हिसाब से। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो यहाँ पे एनर्जी फिर से स्टोर होके रहेगी, अब क्योंकि स्टोर होके रहेगी तो वर्क डन प्लस होगा डब्ल्यू, राइट। अब ये सब होने से पहले सिस्टम की एनर्जी थी E1, ये सब करने के बाद की एनर्जी है E2, राइट। तो अगर E2 एनर्जी कितनी है ये कोई पूछेगा, E2 एनर्जी तो कितनी होगी, वो E2 एनर्जी इज इक्वल टू जो इनिशियल एनर्जी होगी वो E1, सिस्टम की जो इनिशियल एनर्जी थी, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी ना, इसलिए प्लस क्यू, और वर्क डन भी किया है तो वहां से भी एनर्जी मिली, सो प्लस डब्ल्यू। सो E2 मतलब फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। E1 मतलब इनिशियल एनर्जी, प्लस क्यू मतलब कुछ हीट मिली, प्लस डब्ल्यू मतलब वर्क डन सिस्टम पे हुआ है, ओके। तो तीनों भी चीजों की एडिशन, ये होगी फाइनल एनर्जी। पॉइंट समझ में आ गया? कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अब मुझे बताओ यहाँ पे, पॉइंट समझ में आ गया, नहीं आया, बताओ। नो डाउट प्रणव? ओके, दिशा नहीं समझा? कौन सा पार्ट नहीं समझा, मतलब फर्स्ट लॉ तो समझ में आ गया होगा, है ना? सो ये इक्वेशन समझ में नहीं आया होगा, राइट? ओके, सिंपल सा पॉइंट है। अ, अब देखो, हाँ, अ, तो आपके पास सपोज एक बच्चा है, ठीक है, इसके पास पहले से 10 रुपए है, ठीक है, कोई पड़ोसी आ गया, पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार आ गया, उन्होंने 5 रुपए हाथ में रख दिए। नेक्स्ट, कोई बड़ा भाई आ गया, उसने 10 रुपए हाथ में रख दिए। टोटल एनर्जी कितनी होगी इसके पास? पहले एनर्जी कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? तो 10 + 5 + 10 ना, मतलब मैं अगर इनिशियल एनर्जी जिसको मैं E1 कहूँ, E1 है 10, फाइनल E2 कितनी होगी? तो इट शुड बी 10 + 10 + 5, 25, 25 रुपीज या एनर्जी। उसी हिसाब से सिस्टम के बारे में देखो, अभी सिस्टम के बारे में सोचो, ठीक है। सिस्टम के पास पहले से एनर्जी है E1, ओके, हमने हीटिंग के थ्रू कुछ एनर्जी दी उसको, हीट किया मतलब कुछ एनर्जी दे दी, कितनी? क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम को दी है, ठीक है। नेक्स्ट, हमने वर्क डन भी वहां पे परफॉर्म किया, डब्ल्यू, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क डन से भी एनर्जी दे दी हमने, किसको? सिस्टम को, ओके। तो ये सब करने के बाद फाइनल एनर्जी उसकी कितनी होगी? उसको हम कहेंगे E2, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब ये कितनी होगी? तो E1 जो इनिशियल एनर्जी थी, मतलब पहले इनिशियल जो 10 रुपीज थे, उस हिसाब से कोरिलेट कर लो। नेक्स्ट, क्यू अमाउंट से भी आ गई ना कुछ, हीटिंग से आ गई तो प्लस क्यू, एंड वर्क डन से आ गई प्लस डब्ल्यू। तो फाइनल एनर्जी E2 इज नथिंग बट E1 + Q + W। समझ में आ गया? ओके, इसके पास हमने फाइनल अमाउंट, ये इसके पास कितने पैसे हैं हमने कैसे कैलकुलेट किए? इनिशियली 10 रुपीज थे, इसने 5 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, तो टोटल 25 रुपीज हो गए, ओके। अब ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ये कंडीशन चेंज हो सकती है। अब ये लड़का थोड़ा सा बदमाश होगा, 10 रुपए उसके पास है, उसके भाई ने 10 रुपए दे दिए, 5 रुपए के कुछ ना कुछ खरीद के लेके आया वो, तो फाइनल एनर्जी इसके पास कितनी होगी? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ गया? 10 रुपीज इनिशियली थे,
₹10 किसी ने दे दिए, ₹5 खर्च किए, राइट। इस तरह की भी क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। देखो इसके पास इनिशियल एनर्जी E1, अब यहाँ पे हीटिंग नहीं की, सिर्फ वर्क डन परफॉर्म किया तो W ऐड हो गया, लेकिन हमने एनर्जी बाहर निकाल ली टेम्परेचर, तो ये प्लस क्यू की जगह पे क्या होगा, माइनस क्यू होगा। कन्वर्जन समझ रहे हो? ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस हमें निकालना है। एनर्जी जस्ट लाइक ट्रांजिशन होते हैं ना, उसी हिसाब से एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हम बना नहीं सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती ही रहेगी ना। अभी ये क्लियर हो गया दिशा, थोड़ा बहुत तो? Yes, sir. ओके, चल थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसके बाद, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। क्या किया है, E2 इज इक्वल टू E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, सिंपल सा पॉइंट, वही से हमने कैलकुलेट किया था। ये E1 यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ऑब्वियसली साइन चेंज होता है ना, तो माइनस हो जाएगा। E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 मतलब चेंज इन एनर्जी हो गया, राइट, चेंज इन एनर्जी। अच्छा ये एनर्जी कौन सी है, E स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी, जो कि U भी हो सकता है, U या E से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज नथिंग बट Q प्लस W। नेक्स्ट पॉइंट, W की जगह पे हम क्या लिखते हैं, माइनस P डेल्टा V, याद है फॉर्मूला अभी हुआ था, सिर्फ ये फॉर्मूला यहां पे डाल दिया। ओके, सो Q प्लस W की जगह पे प्लस माइनस P डेल्टा V। आगे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखो आगे PV इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी P की जगह पे क्या लिखेंगे, एनआरटी अपॉन V लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे अब हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे देखो, ये एक हो गया, लेकिन चेंज कर सकते हैं हम इसको। हाँ? अब यहाँ पे नहीं किया है, चलो ठीक है, न्यूमेरिकल डाल दिया डायरेक्टली, तो कोई इशू नहीं है। ओके, न्यूमेरिकल देख लो, गैस एक्सपांड्स बाय 0.5 लीटर, एक्सपांड्स बाय लिखा है 0.5 लीटर अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। कांस्टेंट प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर दिया है उन्होंने कितना, 1 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट वर्क डन इन जूल एंड कैलोरीज, तो जूल्स एंड कैलोरीज में ऑब्वियसली आपको कन्वर्टिंग फैक्टर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वर्क डन इज नथिंग बट माइनस P डेल्टा V, P एक्सटर्नल है, ठीक है, सो एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम दिया है ना 0.5, एक्सपांड्स बाय मतलब चेंज इन वॉल्यूम। सो कैलकुलेट किया, -5 लीटर पर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर पर नहीं, लीटर एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, लीटर एटमॉस्फेयर का जूल्स में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली 1.101 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैलोरी से मल्टीप्लाई करना है तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर को 24.2 से कैलकुलेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये कन्वर्टिंग फैक्टर्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, गिवन वैल्यूज की लिस्ट करो सिर्फ, कैलकुलेट द वर्क डन, व्हेन वर्क डन निकालना है, सो W निकालना है, मैं पहले ही लिख देता हूँ। व्हेन 1 मोल मतलब N इज इक्वल टू 1, एग्जाम में वैसे ही करना है। वाटर एट टेम्परेचर दिया है 373 केल्विन, वेपोराइजेस अगेंस्ट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना है एटमॉस्फेरिक, एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर। अज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर, वर्क डन निकालना, कैसे निकालोगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, डेल्टा V कैसे निकालोगे, चेंज इन वॉल्यूम, कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं। So volume occupied by water is very small and thus volume change is equal to volume occupied by 1 gram mole of water vapors। मतलब 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे वाटर वेपराइज हुआ है, मतलब लिक्विड से गैसेस में चला गया, राइट। अब जब वो लिक्विड में होगा तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है ना, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, मैग और गैसेस की क्वांटिटी या वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आइडियली हम कंसिडर करेंगे
कि यहाँ पे लिक्विड ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो निग्लिजिबल है। तो यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है वो सारा का सारा वॉल्यूम सिर्फ वेपर्स ने ऑक्यूपाई किया। ठीक है, सो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी। सारे वैल्यूज यहाँ पे डाल दिए गए। एन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिए थे, एन, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.821। नेक्स्ट टी टेम्परेचर केल्विन में है ही, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे 1। ओके, सो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 31 लीटर आता है। नेक्स्ट चेंज इन वॉल्यूम को एज इट इज डाल दिया और फर्दर कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन को पहले तो समझो, कैलकुलेशन समझ लो, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। पहले तो कैलकुलेशन को समझो और कोई डाउट है तो पूछो। सबको समझ में आ गया कैलकुलेशन? ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, एक ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, अब ये फॉर्मूले को, अब इस न्यूमेरिकल को नहीं लेता हूँ मैं, आप बाद में चाहे तो उसको देख सकते हो। ठीक है, इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट वन एंथैल्पी। सो एंथैल्पी रिप्रेजेंटेड बाय एच। अब छोटा सा डिफरेंस है एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है कि हर एक मैटर कुछ ना कुछ एनर्जी अपने अंदर समा के रखता है, उसको हमने कहा था इंटरनल एनर्जी। और लॉजिकली अगर हम सोचे तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? वाइब्रेशनल, रोटेशनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो बॉन्ड होते हैं, उस सारी एनर्जी को मिला के इंटरनल एनर्जी बनता है। याद है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जिगजैग मोशंस करते थे? ठीक है, मुझे जेड जेड टाइप का मुझे अच्छा लगता था, ऐसे मैंने कहा था, राइट? तो वो जो सारे वाइब्रेशंस है ना, उससे बनता है इंटरनल एनर्जी। अब ये थोड़ा सा आगे जाके हमें देखना है एंथैल्पी। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, जो कि ये सारे वाइब्रेशंस थे, फनी वाइब्रेशंस, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब एंथैल्पी मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी प्लस, इंटरनल एनर्जी तो एंथैल्पी में लेते ही लेते हैं, प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम की वजह से जो भी एनर्जी वहां पे स्टोर्ड है उसको भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं एंथैल्पी। अब लॉजिकली समझो इसको। ओके, सो एक मैटर है यहाँ पे, कोई भी एक डस्टर रखा है, सपोज टेबल पे डस्टर रखा है। ठीक है, तो इस डस्टर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो अप्लाई हो रहा है, राइट? तो ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस पे, तो इस प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती होगी ना, राइट? तो यही तो रीजन है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रा भी रहती है। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लो, अर्थ पे अगर आप हो, ठीक है, आपकी कुछ पर्टिकुलर हाइट है, सपोज अर्थ पे, आप मून पे चले गए, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, हाइट बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वो आपके बॉडी पे अफेक्ट कर रहा होगा, सारे मैटर्स पे अफेक्ट कर रहा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे पी वी, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म ही है। और कोई भी मैटर की अगर टोटल एनर्जी काउंट करनी है, विच इज नथिंग बट एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी सिर्फ टोटल एनर्जी नहीं हो सकती, टोटल एनर्जी मतलब एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये बाद में समझ में आ गया, इसलिए ये बाद में टर्म आ गई एंथैल्पी। तो सबसे पहली बात, एंथैल्पी समझ में आ गया कि नहीं आया, ये पहले मुझे बता, यस और नो। Yes, sir. प्रणव, क्या हाल है? बाउंस तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा, समझ में आ गया, ओके। अच्छा, ये बॉल अगर बाउंस करे, हम अर्थ पे करें एंड मून पे करें, तो अर्थ पे तो इतना ही बाउंस होगा ना, सपोज यहां से ऐसे ऊपर डाल दिया, इतना बाउंस होगा, राइट? मून पे नहीं, मैंने गलत डायग्राम, अर्थ मून ऐसे पटक दिया हमने, तो ये यहां तक जाएगा, फिर से वापस आएगा, ऐसे पटक दिया तो बहुत ऊपर तक जाएगा एंड देन नीचे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो,
Enthalpy of a system is also called as heat content of system because it is the net energy, net मतलब total energy available in the system which can be converted into heat. ये ऐसी एनर्जी है जो हीट में कन्वर्ट हो सकती है, क्यू में कन्वर्ट हो सकती है, ये टोटल एनर्जी है, एंथैल्पी। ठीक है। सो इसके बहुत अलग अलग फॉर्म्स भी है। सबसे पहले बेसिकली ये है क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट्स अ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन नहीं होता, स्टेट फंक्शन होता है, जस्ट लाइक यू। इसमें देखो u प्लस पीवी कहा गया है ना, प्रेशर स्टेट फंक्शन, u स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन, तो सारे स्टेट फंक्शन है, तो ये कहाँ से पाथ फंक्शन होगा, ये भी स्टेट ही फंक्शन होगा। नेक्स्ट, इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड है, ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा एनर्जी, कम क्वांटिटी कम एनर्जी। नेक्स्ट वन, चेंज इन इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय रिलेशनशिप, मतलब डेल्टा यू डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम चीज जो हमने डेल्टा यू के लिए कहा था ना, सिर्फ हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ एच कैलकुलेट करना मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फेज 1 है, फेज 2 है। फेज 1 में एंथैल्पी H1, इंटरनल एनर्जी U1, प्रेशर P, वॉल्यूम V होगा। फेज 2 में एंथैल्पी H2, इंटरनल एनर्जी U2, प्रेशर P कांस्टेंट दिया है, वॉल्यूम यहाँ पे V1, यहाँ पे V2। सो डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम सिंपल है। H1 के लिए फॉर्मूला लिखा, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस पी V1, प्रेशर कांस्टेंट है। H2 इज नथिंग बट U2 प्लस पी V2। नाउ चेंज इन एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी मतलब H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, ये दो इक्वेशंस को माइनस कर देना है, U2 माइनस U1, या यहाँ पे देखो ये इक्वेशन को माइनस कर दिया ना, ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन, ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन, U2 माइनस U1 प्लस P को कांस्टेंट लिया बाहर, V2 माइनस V1, और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। छोटी सी चीज़ है ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, चलेगा। सिंपल सा पॉइंट है, कोई बड़ी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्मूला कौन सा निकल के आया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। नेक्स्ट, P इज नथिंग बट PV इज इक्वल टू NRT, चेंज कर दो, V यहाँ पे लेके आओ, ओके, वैल्यूज को आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो हमने पहली बात, हमने प्रेशर कांस्टेंट लिया है, इसलिए आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट इसलिए आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया, पी वी वन इज इक्वल टू N1RT, पी वी टू इज इक्वल टू N2RT। सो पी डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1, इसको हम क्या ले सकते हैं, V2 माइनस V1 क्या ले सकते हैं, डेल्टा N2 माइनस N1RT। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। ये तो दो इक्वेशन है अपने पास, ठीक है। पी डेल्टा वी मतलब क्या होता है, पी V2 माइनस V1, मैं इसको ब्रैकेट में ये करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ प्रेशर को, पी V2 माइनस पी V1, राइट, इज इक्वल टू पी V2 मतलब क्या है, N1RT माइनस N2RT, N1 N2, सो N2, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, हाँ गलत लिखा, V2 है ना तो ये N2 होगा, यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे N1 होगा, N2 माइनस N1 ब्रैकेट में डाल दिया, ये दोनों कॉमन चीजें हैं तो बाहर निकाल लिया RT। N2 माइनस N1 मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, RT। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे डाल दिया डायरेक्टली, विच इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी का मतलब ये है, तो ये अगर सेम है तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस चेंज इन एन आर टी, ये इक्वेशन एक नया फॉर्मूला निकल गया है। तो मुझे मालूम नहीं है आपको समझ में आ रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, आई डोंट नो, यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा है। ओके, सो समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ मुझे, यस और नो। सर नहीं समझा। ओके।
यही स्लाइड नहीं समझा कि पीछे वाला? यही स्लाइड जो आपने कैलकुलेशन किया वो। अच्छा ओके, चलो ठीक है, नो इशू। मुझे सिर्फ सॉल्व करते जाना, मतलब मुझे बताते जाओ। आइडियल गैस इक्वेशन तो सबको मालूम है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे पी तो कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है, पी कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो पी वी वन, अगर मैं इक्वेशन को ऐसे लिखूं, फर्स्ट कंडीशन के लिए लिखूं, फेज वन है ना, यहाँ पे फेज वन था ना, ये वाला फेज फर्स्ट के लिए लिखूं, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी। ठीक है, एंड फेज सेकंड के लिए लिखूं तो पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी, एन टू आर टी। ओके, सो फेज वन के लिए पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी, फेज टू के लिए पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी। सिंपल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैं सिर्फ इतना करता हूं बेसिकली। देखो हमारे पास एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो पी डेल्टा वी की जगह पे क्या आ सकता है, यह हमें फाइंड आउट करना है, राइट? पी डेल्टा वी, अब डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम है ना, वी टू माइनस वी वन, राइट? सो अगर आप इक्वेशन को, इस इक्वेशन को वन कहो, इस इक्वेशन को टू कहो, मैं इक्वेशन टू माइनस वन करता हूं यहाँ पे, इक्वेशन टू माइनस वन क्या होगा? पी वी टू इज इक्वल टू एन, टू माइनस वन करना है ना, सो हाँ ठीक है, चलो पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी अपॉन पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी। माइनस करना है, क्या आएगा देखो, पी वी टू माइनस पी वी वन इज इक्वल टू एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस नो? हाँ सर। ओके, यहाँ पे पी, पी कांस्टेंट है, ये दोनों भी पी है ना, तो ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ ब्रैकेट के बाहर। और यहाँ पे आर टी कांस्टेंट है, तो मैं इसको भी बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो वैल्यू बिकम्स पी वी टू माइनस वी वन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू आर टी एन टू माइनस एन वन। ओके, समझ में आ गया प्रणव? कुछ मैसेज नहीं, कुछ नहीं, गेटिंग इट और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वी टू माइनस वी वन मतलब चेंज इन वॉल्यूम ना, वी टू माइनस वी वन मतलब चेंज इन वॉल्यूम, सो विच इज नथिंग बट डेल्टा वी, राइट? इज इक्वल टू आर टी, फिर से एन टू माइनस एन वन मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, विच इज नथिंग बट डेल्टा एन। किसके एन, मतलब मोल्स किसके, सॉलिड के, लिक्विड के, कि गैसेस के? तो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन इज ओनली फॉर गैस, सॉलिड लिक्विड को ये एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स किसके रहेंगे, सिर्फ गैस के रहेंगे, तो एन जी लिखते हैं, ओनली फॉर गैस। ठीक है, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर टी डेल्टा एन जी। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे हमें क्या मिला? पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर टी डेल्टा एन जी। सिर्फ यहाँ पे डाल दो, ये जो इक्वेशन है ना हमारा, यहाँ पे पी डेल्टा वी की जगह पे ये वैल्यू डाल दो, ये इक्वेशन आ गया। अब समझा? हाँ सर। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है,
तो मुझे नहीं लगता कि एक लेक्चर में होगा, मुझे कल भी कंटिन्यू करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। सो हीट कैपेसिटी कि छोटा सा ब्रेक लेना है, ओके। हीट कैपेसिटी सी से डिफाइन करते हैं। होता क्या है हीट कैपेसिटी, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। इट्स मैं पहले थ्योरेटिकली बता दूं, देन अपने टाइप से बता दूंगा। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अमाउंट, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री केल्विन। मतलब क्या है, आप कोई भी चीज ले लो, सपोज मैंने अभी अभी ऐसे कंसिडर करो कि मैंने दो चीजें ली है। एक फर्स्ट है मिट्टी है, सपोज मिट्टी, ठीक है, गिवन वैल्यू मिट्टी, और एक जगह पे है मेटल है, ठीक है, मेटल, ये मेटल है एंड ये सॉइल है, ठीक है। सो इसका टेम्परेचर बढ़ाना है और इसका भी टेम्परेचर बढ़ाना है बाय 1 डिग्री केल्विन। अब लॉजिकल है कि मिट्टी का टेम्परेचर, सॉइल का टेम्परेचर इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है, राइट, लेकिन मेटल का टेम्परेचर बहुत सडन इंक्रीज होता है, ओके। तो इसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी, मेटल के हिसाब से बात करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मेटल बाय 1 डिग्री केल्विन, उस एनर्जी को कहते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। सॉलिड के लिए हीट कैपेसिटी अलग होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, या जो जो भी कुछ है, सॉइल हो या जो भी कुछ है, बाय 1 डिग्री केल्विन, उस एनर्जी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, सी ओनली। अब यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाली बात सिर्फ इतनी है कि हीट कैपेसिटी में गिवन मास कहा है, जो कि लॉजिकल नहीं है। ये कितना भी हो सकता है ना, 1 kg, 2 kg, 10 kg, 15 kg, ये लॉजिकल थोड़ी ना है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी में गिवन मास है, तो इसको मॉडिफाई करना जरूरी है। एसआई यूनिट, क्योंकि ये एनर्जी है तो एसआई यूनिट जूल्स पर केल्विन होगा, क्योंकि 1 केल्विन ही इंक्रीज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, हीट कैपेसिटी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि गिवन मास कहा है, गिवन मास कहा है तो मास बढ़ेगा तो हीट कैपेसिटी बढ़ेगी। मतलब बहुत ज्यादा सॉइल लोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए टाइम लगेगा ना, ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी का मतलब ये है। अब मैं हीट कैपेसिटी के लिए या इनके लिए थोड़ा सा धीरे जाने वाला हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या, ये पहली स्लाइड समझ में आ गई क्या, क्या याद रखना है, किस पे ध्यान देना है, ये सारी चीजें, यस नो बता दो। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? यस। ओके, मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा। नेक्स्ट वन, मोलर हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सीएम, नाम में ही है। वहां पे गिवन मास था, मतलब कितना भी हो सकता था, यहाँ पे गिवन मास होगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, 1 मोलार, 1 मोल, ओके। तो वहां पे जो प्रॉब्लम था ना, कितना भी क्वांटिटी ले लो, वो यहाँ पे निग्लेक्ट कर दिया गया या फिर उसको करेक्ट कर दिया गया। सो डेफिनेशन क्या हो गई, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ, गिवन वेट नहीं, गिवन मास नहीं, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री केल्विन। डेफिनेशन लगभग सेम है, चेंज कहाँ है, यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल आ गया तो मोलर हीट कैपेसिटी, और गिवन मास आ गया तो हीट कैपेसिटी ओनली, ठीक है। सो अगर आपको गिवन मास दिया है, गिवन मतलब हीट कैपेसिटी दी है, एंड मोलर हीट कैपेसिटी पूछा गया है, तो हीट कैपेसिटी ले लो डिवाइडेड बाय मोल्स कर लो, एन कितने मोल से, तो मोल कैप पर मोल मिल जाएगा ना आपको, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी मिल जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल कन्वर्जन है। मोलर सिर्फ 1 मोल कंपाउंड लेना है, 1 मोल कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है। तो ये उसको सिर्फ वैल्यूज को करेक्ट कर दिया गया, वहां पे गिवन मास लॉजिकल नहीं था, इसको लॉजिकल कर दिया गया। ये हो गया सेकंड पॉइंट, रिप्रेजेंटेड बाय सी एम, याद रखना। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी, कंफ्यूज नहीं होना है, पहला कैपिटल सी था, देन सी एम था, अब स्मॉल सी, ओके। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे चेंज क्या है, 1 ग्राम, आपको वो कौन सा भी सब्सटेंस हो, लेना देना नहीं है, 1 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री केल्विन,
is called as specific heat capacity. It may be expressed as joule per kg पर केल्विन. केजी में भी हो सकता है, ग्राम मतलब क्वांटिटी ग्राम में चाहिए, केजी में आप केजी ग्राम कन्वर्ट कर सकते हो, नो इशू. नेक्स्ट सिंबल स्मॉल सी. ठीक है. हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ amount of energy transferred to a material and the change in temperature that is produced. तो ये थोड़ा सा दूसरा पार्ट है. हीट कैपेसिटी अगर निकालनी है, हीट कैपेसिटी देखो, आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. ऊपर का पार्ट 1 ग्राम सब्सटेंस है. अब नीचे का पार्ट, हीट कैपेसिटी अगर निकालनी है, हीट कैपेसिटी मतलब कैपिटल सी निकालनी है. कैसे निकालते हैं? सो टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी ट्रांसफर की गई और कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. ठीक है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और कितनी हीट. या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, हीट कैपेसिटी हम कैसे गिनते हैं? क्यू से, एनर्जी विच इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी. सी मतलब हीट कैपेसिटी, मतलब हीट कैपेसिटी मतलब गिवन मास के लिए जो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना था ना, जो उसकी एनर्जी है. लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना ऐसे किसने कहा है? 10 से भी कर सकते हैं ना. तो 1 डिग्री के लिए अगर एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, सो 10 से इंक्रीज करने के लिए 10x लगेगी. ठीक है. तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर. 1 डिग्री से करना है तो ऑब्वियसली चेंज इन टेम्परेचर 1 होगा. सो Q इज इक्वल टू सी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री के लिए. ठीक है. यहाँ पे अगर 10 से इंक्रीज करना है तो 10 टाइम्स आपको एनर्जी लगेगी. ओके. तो ये जो कोरिलेशन है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये कोरिलेशन लास्ट में है आपके इसके हिसाब से, लेकिन ये हीट कैपेसिटी का कोरिलेशन है. ओके. सो ये था 3 चीजें. मैं 1 मिनट के अंदर इसको रिवाइज कर दूं. फर्स्ट वन, हीट कैपेसिटी गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करना है. मोलर हीट 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करना है. एंड नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करना है. एंड थर्ड पॉइंट, 1 डिग्री से क्यों करना है? 10 से भी कर सकते हो. तो अगर 10 से करना है तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी करना पड़ेगा. ओके. डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लॉजिकल एक्सप्रेशन चाहिए तो मेटल है, 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है 10 जूल्स एनर्जी चाहिए. ठीक है, 10 जूल्स मतलब उसकी हीट कैपेसिटी 10 जूल्स है. लेकिन इसको मुझे 1 डिग्री से इंक्रीज नहीं करना है, मुझे 5 डिग्री से इंक्रीज करना है. तो कितनी हीट कैपेसिटी होगी इसकी, या एनर्जी कितनी लगेगी? तो ऑब्वियसली 1 डिग्री के लिए 10 जूल्स लगती है, तो मुझे तो 5 डिग्री से इंक्रीज करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 50 जूल्स लगेगी. सिंपल सा पॉइंट है. ओके. एक पार्ले खरीद ये लेने के लिए 10 रुपीज लगते हैं, 5 खरीदने के लिए 50 रुपीज लगेंगे. सिंपल लॉजिक. ओके. नेक्स्ट वन. आई होप यहां तक आपको बेसिक समझ में आ गया. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यस और नो? क्योंकि इसके बाद अभी और डिटेल में जाने वाला, हीट कैपेसिटी के और डिटेल में जाऊंगा मैं. समझ में आया कि नहीं? यस नो बता दो कुछ ना कुछ. यस सर. चलो ठीक है. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन सी वी एंड सी पी. सी वी एंड सी वी का मतलब बता देता हूं पहले तो. कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर हीट कैपेसिटी एट गिवन मास. तो कोई रिलेशन नहीं है मास का, मोल्स का, कुछ भी नहीं, गिवन मास. बट सी वी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, वी कांस्टेंट है. ठीक है. एंड पी मतलब ऑब्वियसली प्रेशर कांस्टेंट होगा. ओके. तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, इसका कोरिलेशन क्या निकल के आता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर.
सो कुछ फॉर्मूलेज है, पहले फॉर्मूलेज को समझो एंड देन उसको कोरिलेशन में डाल देंगे। ओके, सो ये कुछ फॉर्मूलेज आपको याद रखने ही पड़ेंगे। हाँ, ये डायग्राम तो डिटेल में जाने के लिए है, अभी के लिए उतना छोड़ दो, आप डिटेल में जाने के लिए उतना टाइम नहीं बचा अपने पास। क्यू मतलब क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है ना, स्पेसिफिक हीट मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, तो मतलब क्यू है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, सो क्यू इज इक्वल टू सी होते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करना किसने कहा था, सो हम 10 से भी कर सकते हैं, तो डेल्टा टी, क्यू वी इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। लेकिन यू मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट क्यू प्लस डब्ल्यू। हमने पहले देखा था, अभी देखा था ना, इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकल के आता है, क्यू प्लस डब्ल्यू से निकल के आता है। ठीक है, एंड डब्ल्यू इज नथिंग बट पी डेल्टा वी, ये भी हमने देखा था। अब अगर ये प्रेशर एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो हम माइनस पी डेल्टा वी लिखते हैं, अगर ये इंटरनल प्रेशर होगा तो पी डेल्टा वी लिखते हैं। ठीक है, माइनस साइन नहीं आती, तो यहाँ पे पी लिखा है मतलब ऑब्वियसली इंटरनल प्रेशर है, गैस का इंटरनल प्रेशर यहाँ पे कंसिडर किया गया। ओके, एक्सटर्नल लेते हो तो माइनस साइन देनी पड़ती है, तो डेल्टा यू बिकम्स क्यू प्लस पी डेल्टा वी। बट चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, जीरो, तो ये जीरो है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, डब्ल्यू जीरो हो गया ना। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू इज नथिंग बट सी पी डेल्टा टी। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट सी वी डेल्टा टी, ये इक्वेशन मिल गया। देखो एक दूसरे में कनेक्टेड है सारी चीजें। रिवाइज कर दूं कि समझ में आ गया, बताओ, रिवाइज कर दूं कि समझ में आ गया। रिवाइज करना है, समझ में आ गया, क्या बात है, चलिए, वेरी गुड। वैल्यूज ऐड कर दी गई है, बाकी कुछ भी नहीं। कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, तो डेल्टा वी तो जीरो होगा, तो ये वैल्यू जीरो हो गई ना, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू इज नथिंग बट सी वी डेल्टा टी। ओके, नेक्स्ट वन, एट कांस्टेंट प्रेशर, कुछ अब कांस्टेंट प्रेशर में हम जीरो तो नहीं ले सकते। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। ओके, कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच होता है, याद कर लो इस चीज को, पहली बात तो। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल के लिए क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, ये तो सबको मालूम है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, एन यहां से निकल गया होगा, सो डेल्टा एन आर टी। नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, ओके ओके ओके, एक एन नहीं है यहाँ पे, पी डेल्टा वी 1 मोल के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, डेल्टा पी वी है ना, पी वन वी वन इज इक्वल टू एन, देखो एन वन है मतलब सेम है, चेंज होगा नहीं, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर टी वन लिखेंगे, पी टू वी टू एन सेम आर टी टू। ठीक है, एन की वैल्यू वन है तो निग्लेक्ट कर दो, सो डेल्टा पी वी मतलब पी टू माइनस पी वन, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन मतलब डेल्टा पी वी होता है ना, राइट, इज इक्वल टू, ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन करना पड़ेगा ना, आर टी टू माइनस आर टी वन, आर आर को कॉमन निकाल दो, आर डेल्टा टी, तो ये यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, डेल्टा एच की वैल्यू आ गई, डेल्टा क्यू पी की वैल्यू आ गई, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई। अब सारे वैल्यूज को ऐड करने के बाद फाइनल इक्वेशन निकल के आता है विच इज नथिंग बट डेल्टा सॉरी सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी
प्लस आर डेल्टा टी। कहाँ से आ गया ये सारी चीजें? पहला इक्वेशन। कहाँ गया पहला इक्वेशन? ये वाला, ठीक है। पहले इक्वेशन से डेल्टा यू की वैल्यू ली है, ये वाली वैल्यू सी वी डेल्टा टी। हम देख क्या रहे हैं? कोरिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। उसके लिए ये पूरा सारी चीजें कर रहे हैं, सीपी सीवी के लिए कर रहे हैं। कॉमन चीजें निकाल दे, डेल्टा टी। यहां से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा? डेल्टा टी कॉमन है, तो कॉमन आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? डेल्टा टी इन ब्रैकेट सी वी प्लस आर लिख सकता हूं ना। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या बचेगा? सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। फाइनल कोरिलेशन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा इसको अब निकाल देता हूं और ये इक्वेशन थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। ये अगर समझ में नहीं आया होगा तो देखो, सीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी कॉमन है। सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी सी वी प्लस आर, ब्रैकेट में आ गया। डेल्टा टी कट, इक्वेशन क्या बचा? सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। इसको मैं यहां पे भी लेके आ सकता हूं, इसको यहां पे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू वॉट? आर। इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है। खुश। सीपी सीवी खत्म यहां पे, इसके बाद नहीं आएगा। इतने फॉर्मूलेज और ये सारा कैलकुलेशन है यहाँ पे। फॉर्मूले भी याद रखना है तो ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। चलो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो 2 मिनट रुकता हूँ एंड आगे बढ़ूंगा फिर। डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट, ओके। हेडिंग आ गया इसका, अच्छा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, इट्स अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब का और वो एक्सप्लोजन वाले बॉम्ब का कोई रिलेशन नहीं है। ये जिन्होंने डेवलप किया था, इजाज किया था, उसका उनका नाम बॉम्ब था, तो इसलिए इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहा जाता है। बाकी कुछ भी नहीं है, कोरिलेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैलोरीमीटर है बस। तो बेसिकली करता क्या है ये सारी चीज? ये कैलोरीमीटर करता क्या है? सिंपल सा पॉइंट है, वर्किंग याद रखना, बाकी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। पूरा ये थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है इसमें। यहाँ पे फ्यूल डालते हैं, उसको बर्निंग करते हैं फ्यूल का, ठीक है। फ्यूल कितनी एनर्जी देता है वो कैलकुलेट करने के लिए ये बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करते हैं। कोई भी फ्यूल की एनर्जी, कितनी एनर्जी देता है वो, ठीक है, उसके लिए वो बॉम्ब कैलोरीमीटर हम यूज करते हैं। तो वर्किंग क्या है? यहाँ पे फ्यूल रखते हैं, हीट करते हैं, सॉरी बर्न करते हैं इसको, बर्न इग्निशन वायर से करते हैं, स्पार्क डेवलप करके बर्न होगा, एनर्जी बाहर आएगी, तो एनर्जी बाहर आएगी तो यहाँ पे बाहर आएगी। यहाँ पे क्या है? वाटर। ऑब्वियसली एनर्जी बाहर आएगी तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो हम यहाँ पे थर्मामीटर से गिन लेंगे, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर हमें मालूम है ही, फाइनल टेम्परेचर भी मालूम हो जाएगा, गिन लेंगे हम। नेक्स्ट, अब सारे वाटर का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्टरिंग के लिए मोटर लगाई गई है। सिंपल सा पॉइंट है। और यहाँ पे सिर्फ कंबशन करने के बाद हमें मिलता क्या है? एक तो ये टेम्परेचर मिलता है, चेंज इन टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। अब इसकी स्पेसिफिक टेम्परेचर, कैपेसिटी वगैरह ये हमें मालूम रहता ही है। वाटर कितना है, उसका स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, क्या होगी, ये पता चल ही जाता है, ओके। सपोज इस जो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको 1 जूल एनर्जी चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। हाइपोथेटिकली मैंने कंसिडर कर दी, ये जो वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए 1 जूल एनर्जी चाहिए। हमने कोई एक पेट्रोल ले लिया सपोज, या फ्यूल कौन सा भी, पेट्रोल एक ले लिया, उसकी एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। पेट्रोल को बर्न कर दिया एंड ये जो
टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना कि इस पेट्रोल ने कितनी एनर्जी बाहर दे दी, 5 जूल्स बाहर दे दी, क्योंकि एनर्जी जितनी एनर्जी दी उतनी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। सो स्पेसिफिक हीट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा भी फ्यूल कितनी एनर्जी बाहर दे रहा है, कौन सा फ्यूल इफिशियंट है, कौन सा फ्यूल इफिशियंट नहीं। ओके, वर्किंग एंड सारी चीजें, एक ब्रॉड आपको एक आइडिया आ गया उसके बारे में? यस नो बता दो। यस सर। प्रणव को भी आ गया? इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे बोर्ड पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये जो बॉम्ब कैलोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पिस्टन वगैरह नहीं है, तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम फिक्स है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू को यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हमें वर्क करना है तो कॉफी कप कैलोरीमीटर कहते हैं, कॉफी कप कैलोरीमीटर। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हम काम करते हैं, सेम चीज है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन परफॉर्म की जाएगी, कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर थर्मोमीटर से हम मेजर कर लेंगे और वही कोरिलेशन से फाइंड आउट कर लेंगे एनर्जी, कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है पर्टिकुलर रिएक्शन होने के बाद। लेकिन यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा डेल्टा H इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला का डिफरेंस है। इसको कॉफी कप कैलोरीमीटर कहा गया था, पहला वाला बॉम्ब कैलोरीमीटर, वर्किंग लगभग सेम। काम क्या करता है, एनर्जी निकालना है, कितनी एनर्जी बाहर देता है ये हमें फाइंड आउट करना है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, सो मुझे लगता है आज के लिए यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि बातें करते करते अब मैं थक गया हूँ। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी पॉइंट में तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। रिमेनिंग हाफ पार्ट मैं कल लेना चाहता हूँ, तो कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो नो डाउट डाल दो, मैं फाइनल सबको पूछ रहा हूँ। ओके, नो डाउट, सबको समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलो, तो आज के लिए रुकता हूँ, आपको होमवर्क आज ही मिलेगा, जितना हो सके सॉल्व कीजिए, बाकी का कल भी आप सॉल्व कर दीजिए, कल चैप्टर जैसे हो जाएगा मुझे आंसर चाहिए। हाँ, आज मत भेजो या कल भी मत भेजो, परसों भी भेज दिया तो भी चलेगा। सो चैप्टर होने के बाद एक दिन में आपको टाइम देता हूँ ना, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। इस चैप्टर के लिए 2 दिन, ठीक है, कोई इशू नहीं। संडे को फिर से एक सेशन लेंगे, चैप्टर कवर कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए रुकता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। चलो, बाय एवरीवन। थैंक यू सर।